देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ए पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, आज का जो टॉपिक वो पढ़ेंगे व्हाट इज ए पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पे क्या है कि पूरा डिफिनेशन नहीं पढ़ना है, मतलब पूरा जैसे हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते थे उस तरह से नहीं पढ़ना है। यहाँ पे जो मेन मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो बोल के गया वो सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या है? तो अकॉर्डिंग टू गेटल के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द स्टेट इन द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। गेटल के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस क्या है? अगर हम किसी स्टेट की स्टडी कर रहे हैं, उसकी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की स्टडी कर रहे हैं ना, वो है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है ना। गेटल क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू गेटल के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द स्टेट। मतलब आप अगर किसी स्टेट की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, और उस स्टेट के पास्ट की भी स्टडी कर रहे हैं, प्रेजेंट की भी स्टडी कर रहे हैं और फ्यूचर की भी स्टडी कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है ना। तो ये गेटल के अकॉर्डिंग, ये गेटल ने बोला था। ये गेटल बोला, ये गेटल बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द स्टेट इन द पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन आएगा कि ये कोटेशन किसने दिया? पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द स्टेट इन द पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर, गेटल ने दिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गार्नर, ये क्या बोलते हैं? गार्नर क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड्स विद द स्टेट। पॉलिटिकल साइंस स्टेट के साथ ही स्टार्ट होती है और स्टेट के साथ ही खत्म हो जाती है। ठीक है ना। बिगिन एंड एंड्स विद द स्टेट। गार्नर बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में कि जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। और पॉलिटिकल साइंस स्टेट के साथ शुरू होती है और स्टेट के साथ खत्म हो जाती है। ठीक है, अच्छे से माइंड में बैठाना है। गेटल क्या बोल रहे हैं? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में, जबकि गार्नर क्या बोल रहे हैं? एंड और स्टेट के एंड और बिगिनिंग के बारे में। बोले पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस जो है ना, ये स्टेट के साथ एंड है और शुरुआत। पॉलिटिकल साइंस स्टेट के साथ शुरू भी होती है और स्टेट के साथ खत्म भी होती है। ठीक है, उसके बाद हम एक और देखेंगे कि कौन हु गिव द स्टेट सेंट्रिक डिफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। किस कौन से थिंकर ने पॉलिटिकल साइंस का डिफिनेशन दिया है स्टेट को सेंट्रिक? हु गिव स्टेट सेंट्रिक डिफिनेशन किसने दिया पॉलिटिकल साइंस का? पॉलिटिकल साइंस का स्टेट सेंट्रिक डिफिनेशन किसने दिया है? तो गार्नर एंड गेटल ने दिया है। इन लोगों ने क्या बोला, मतलब इन्होंने देखो इनका जो डेफिनेशन ऊपर दिया हुआ है तुम देख लो, ये क्या बोले कि जैसे ये गेटल क्या बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है? पॉलिटिकल साइंस का मतलब है अगर आप किसी स्टेट की स्टडी कर रहे हैं लेकिन उसी स्टेट की पास प्रेजेंट फ्यूचर, मान लो कि अगर हम गेटल के बात को मानते हैं तो हम अगर इंडिया का स्टडी करेंगे तो हम इंडिया के पास्ट का स्टडी करेंगे कि इंडिया का पास्ट में क्या हुआ था। अभी प्रेजेंट स्टडी करेंगे और उसके बाद फ्यूचर के बारे में भी स्टडी कंजम्पशन लगाएंगे कि हो सकता है फ्यूचर में ये वो हो, तो यानी वो पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है ना। लेकिन गार्नर क्या बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो पॉलिटिकल साइंस स्टेट के साथ शुरू होता है, स्टेट के साथ ही खत्म होता है। तो इन्होंने जो डिफिनेशन दिया है ना पॉलिटिकल साइंस का, वो स्टेट सेंट्रिक डिफिनेशन है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है। अब उसके बाद बोला कि किसने गवर्नमेंट सेंट्रिक डिफिनेशन दिया पॉलिटिकल साइंस का? गवर्नमेंट सेंट्रिक डिफिनेशन किसने दिया है पॉलिटिकल साइंस का? हु गिव गवर्नमेंट सेंट्रिक डिफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस? सिली एंड कैटलिन ने दिया है। ठीक है, और भी बहुत सारे दिए और उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं इन दोनों का नाम लाई हूँ। ठीक है, इन्होंने इन्होंने बोला, देखो सबसे पहले स्टेट सेंट्रिक डिफिनेशन दिया पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, तो जो जिन्होंने स्टेट सेंट्रिक दिया उसका नाम क्या है? मुझे नाम बताओ। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टेट सेंट्रिक डिफिनेशन देते हैं उनका नाम क्या है? गैटन। उसके बाद आ गया तुम्हारा कि फिर दो थिंकर आए और भी आए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वो पढ़ूंगी हम लोग। गवर्नमेंट सेंट्रिक डिफिनेशन किसने दिया वो नाम बताओ। सेली और कैटरिंग दिया था। अब सुनो, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों को मिला के किसने डिफिनेशन दिया? दोनों को मिला के किसने डिफिनेशन दिया? ठीक है ना। गिलक्रिस्ट और पॉल जैनेट, इन्होंने क्या किया? स्टेट सेंट्रिक भी डिफिनेशन दिया पॉलिटिकल साइंस का और गवर्नमेंट सेंट्रिक भी डिफिनेशन दिया पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, ये इजी, ये फौरन याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा बन रहा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा
कि सबसे पहले कौन, देखो ये सब अगर मैं तुमको ऐसे पढ़ाती ना तुमको याद नहीं होता, मतलब मैं टॉपिक ला रही हूँ और उसमें पढ़ा रही हूँ तो तुमको नहीं याद होगा। लेकिन ये मैं इसलिए क्वेश्चन वाइज आई हूँ ना कि तुमको बस डायरेक्ट याद करना रहेगा और कुछ नहीं, मतलब मैं तो पढ़ा भी रही हूँ, ठीक है ना, और ऐसे तुम्हारे माइंड में भी बैठ जाएगा, बार बार मैं पूछूंगी भी क्वेश्चन। देखो पॉलिटिकल साइंस, देखो हु फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द टर्म पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के टर्म को सबसे पहले किसने यूज किया, फर्स्ट टाइम सबसे पहले पॉलिटिकल टर्म को किसने यूज किया, लिबनीज ने यूज किया था सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के टर्म को किसने यूज किया था, तो लिबनीज ने यूज किया था, ठीक है, किसने यूज किया था, तो लिबनीज ने यूज किया था, ये बात माइंड में रखना, किसने यूज किया था सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के वर्ड को, लिबनीज ने, ठीक है। देखो और ये तो मैं कल पढ़ाई थी कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है, तो एरिस्टोटल है, फादर ऑफ कॉम्परेटिव, हाँ, फिर फादर ऑफ द अच्छा फादर ऑफ द कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स किसको बोलते हैं ये बताओ, कंपैरेटिवली स्टडी करता है यस स्टेट को, उसको बोलते हैं, वो भी वो एरिस्टोटल। भी, कितने कितने ग्रीक सिटी स्टेट का स्टडी किया इन्होंने, 500 नहीं नहीं 158 कंट्री, 158 कंट्री का इन्होंने कंपैरेटिवली स्टडी किया है, ठीक है ना, इसलिए इनको फादर ऑफ द हम लोगों का कॉम्परेटिव भी है, डेविड स्टोन, एल्मर्ड, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, ये सब पढ़ना है, लेकिन जब सबसे पहले अगर तुम पढ़ोगी, अगर तुम सबसे पहले कंपैरेटिव पढ़ोगी ना, सबसे पहले तुमको भेंट किसी इंसान से होगा ना, वो तुम्हारा एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल तुमको हर जगह मिलेंगे, साइंस के फील्ड में, पॉलिटिकल साइंस में, रीजनिंग में भी मिलेंगे। जब तुम यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करोगी ना, आप पेपर 1 पढ़ोगी ना, तो वहां पे इनका रीजनिंग आता है, सैलोजिज्म बोलकर, हर जगह ये मतलब अपना मिलेंगे, तो ये कॉम्परेटिव में भी है, सोच लो, ये सोशियोलॉजी में कौन से ब्रांच से बिलोंग नहीं करते, बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं, पॉलिटिकल साइंस से बिलोंग करते हैं, इनको तो पॉलिटिकल साइंस का फादर बोल दिया जाता है, तो सोचो ये कितने बड़े मतलब ये, लेकिन इतने बड़े थिंकर होने के बावजूद वेमेन को इन्फीरियर बोलते हैं, इतने हर फील्ड से बिलोंग करने के बावजूद बोलते हैं नहीं, वुमेन जो है ना वो इन्फीरियर है, इन्फीरियर पोजीशन पे है, वुमेन जो है ना वो इन्फीरियर है, हर फील्ड से बिलोंग करते हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी में चली जाओ तुम, कॉम्परेटिव स्टडी में तुम चली जाओ, तुम साइंस के फील्ड में चली जाओ, तुम बायोलॉजी में चली जाओ, तुम लॉजिकल रीजनिंग में चली जाओ, तुम इंडियन लॉजिक में चली जाओ, तुम सैलोजिज्म में चली जाओ, हर जगह तुमको एरिस्टोटल का एक थ्योरी मिलेगा। इतने बड़ा थिंकर होने के बावजूद इन्होंने पता क्या बोला, विमेन इन्फीरियर पोजिशन पे है, ठीक है, विमेन इंफीरियर पोजीशन पे, जबकि तुम्हारा विवेकानंद का अगर तुम कोटेशन सुनेंगे तो वो क्या बोलते हैं कि अगर तुमको किसी मुल्क के डेवलपमेंट के बारे में पता करना है, तुम उस मुल्क के विमेन के पोजीशंस के बारे में स्टडी कर लो, ठीक है, तुमको पता चल जाएगा वो मुल्क कितना डेवलप है, अगर वहां विमेन का पोजीशन सुपीरियर है या इक्वल है, समझ जाओ कि वो मुल्क बहुत ही डेवलप है, तो वो पढ़े लिखे हैं जैसे बात बोले, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा थिंकर होके लास्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, विमेन जो है वो इन्फीरियर पोजीशन पे, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि इनका थॉट क्या था, तो देखो यही वाला मैं कल बोल रही थी कि इनको फादर द मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट बोला था, यही वाला कल मैं बोल रही थी कि मैकियावेली को फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट या फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर बोला जाता है, तो क्यों बोला जाता है, देखो मैं यहाँ बता देती हूँ, इन्होंने पॉलिटिक्स को सेपरेट रखा, इन्होंने बोला कि सेपरेट रखना है, ठीक है ना, ए ई ठीक से बना नहीं मेरा, इन्होंने बोला सेपरेट है, पॉलिटिक्स सेपरेट है, किस चीज से भाई, तो रिलीजियस से सेपरेट है। अभी इसके एक और पर्सन मिलेंगे जो बिल्कुल इसके अपोजिट बोलेंगे, जो हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, देखो मैकियावेली बोले क्या, रिलीजियस को पॉलिटिक्स से सेपरेट रखो, बिल्कुल, रिलीजियस अलग है और पॉलिटिक्स अलग है, इस वजह से मैकियावेली को फादर द मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट भी बोला जाता है और फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर बोला जाता है, कि इन्होंने जो डिफिनेशन दिया ये बिल्कुल ही मॉडर्नाइजेशन डिफिनेशन है, ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फादर द मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट कौन है, तो मैकियावेली, ठीक है ना, कल मैं पढ़ाई भी मैकियावेली, ठीक है ना, उसके बाद आ जाओ, उसके बाद आ रहा हु कंसिडर पॉलिटिकल साइंस एज ए प्रोग्रेसिव साइंस, किसने बोला कि पॉलिटिकल साइंस जो है ये सब ग्रेजुएशन का टॉपिक है, ठीक है ना, ये नेट में नहीं आता, ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है, हु कंसिडर पॉलिटिकल साइंस एज ए प्रोग्रेसिव साइंस, किसने कंसिडर किया ये बात बोल के कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना
वो प्रोग्रेसिव साइंस है। किसने बोला ये बात? लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस बोलते हैं ना कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो एक प्रोग्रेसिव साइंस है। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किसने बोला पॉलिटिकल साइंस प्रोग्रेसिव साइंस है? तुम्हारा लॉर्ड ब्राइस ने बोला। ठीक है ना। देखो ये तुमको याद करने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि नोट्स भी बनाने का इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अगर इसको बड़ा ले जाऊं तो तुमको हो सके प्रॉब्लम हो जाए, मतलब उतना छाट छाट के पढ़ने में। और एग्जाम में तो कम टू द पॉइंट का इससे क्वेश्चन आएगा, ज्यादा मतलब ये से आएगा नहीं। एक सेकंड रुक जाओ तो। चलो। हम्म, उसके बाद कि नेम दो पॉलिटिकल साइंटिस्ट, दो पॉलिटिकल साइंटिस्ट का नाम बताओ। ठीक है ना, जो क्या बोलता है, जो क्या कंसिडर करता है कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो साइंस है। ठीक है, दो पॉलिटिकल साइंस के नाम, दो पॉलिटिकल साइंटिस्ट के नाम बताओ जो बोलता है, जो बोलता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है ना वो साइंस है। ठीक है, तो ये ब्राइस हो गए। देखो प्रोग्रेसिव साइंस यहाँ पे इन्होंने यूज किया है ना, प्रोग्रेसिव साइंस, ये लॉर्ड ब्राइस ही है। ठीक है ना, एक तो लॉर्ड ब्राइस हो गया, एक ब्लैंसी है, ब्लैंसी। ब्लैंसी और लॉर्ड ब्राइस बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस जो है वो साइंस है। और ब्राइस तो यहाँ तक बोल दी कि पॉलिटिकल साइंस प्रोग्रेसिव साइंस है। ठीक है, बढ़ने वाला साइंस है। ठीक है ना, उसे बढ़ेगा। अच्छा, कौन आपको कौन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है जो कंसिडर ही नहीं करता, बोलता नहीं मैं नहीं मानूंगा कि पॉलिटिकल साइंस है? नेम टू पॉलिटिकल साइंटिस्ट हु डिड नॉट कंसिडर पॉलिटिकल साइंस एज ए साइंस। कौन ऐसा पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जो कंसिडर ही नहीं करता है कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो साइंस है? एक तो हो गया कमिट और दूसरा हो गया मिटलैंड। ये दोनों बोलते हैं कि नहीं पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो साइंस नहीं है, बिल्कुल भी पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं है। ठीक है, देखो बात मेरे समझना कि सबसे पहले दो थिंकर आए जिसका नाम था ब्राइस एंड ब्लांची। देखो बीबी है, दोनों जगह बीबी है। जो साइंस का बारे में बात किया वो बीबी, तो ऐसे रखना साइंस बायोलॉजी, तो इसलिए लोग बीबी है। और जो ना बोला वो सी और एम है, ऐसे याद रख लेना। मतलब ना वाला तो याद नहीं रखोगे, लेकिन हाँ वाले याद रखना कि किसने बोला पॉलिटिकल साइंस साइंस है, तो बायोलॉजी वाले ने बोला, क्योंकि दोनों का नाम बी से स्टार्ट हो रहा। ब्राइस ने बोला, ब्लांशी ने बोला, ब्लांची ने बोला। लेकिन किसने बोला है कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो साइंस नहीं है? देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ, नेम टू पॉलिटिकल साइंटिस्ट हु डिड नॉट कंसिडर पॉलिटिकल साइंस एज ए साइंस। दो पॉलिटिकल साइंटिस्ट का नाम बताओ जो ये कंसिडर करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो साइंस नहीं है। एक का नाम है कमिटे और दूसरा का नाम है तुम्हारा मिटलैंड, मिटलैंड नाम है। ठीक है, देखो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, पॉलिटिकल साइंस का जो डिफिनेशन था, डिफिनेशन कंप्लीट हो गया, पॉलिटिकल साइंस का जो डिफिनेशन है ना वो कंप्लीट। अब आएगा तुम्हारा व्हाट इज ए पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है, कौन क्या बोलता है पॉलिटिक्स के बारे में? व्हाट इज ए पॉलिटिक्स? डायबेटिशियन क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स के बारे में? क्या है क्या पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स इज द ऑथोरिटेटिव और इक्वेशंस और वैल्यूज फॉर द सोसाइटी। बोला ये सोसाइटी है मान लो। ठीक है, और इस सोसाइटी में जो भी वैल्यूज है, जो भी वैल्यूज का मतलब क्या, जो भी गुड्स, जो भी रिसोर्सेस है, ठीक है ना, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ऑथोरिटेटिव और इक्वेशंस ऑफ वैल्यूज, जितने भी वैल्यूज है ना सोसाइटी में वो क्या करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो वो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स एक ऑथोरिटेटिव और इक्वेशन ऑफ वैल्यूज, मतलब पॉलिटिक्स क्या है? सोसाइटी के लिए वैल्यू को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखा, जब मैं डायबेटिशन पढ़ाऊंगी तो यहाँ पे ये पूरा डिफिनेशन लिखा हुआ है कि पॉलिटिक्स इज द ऑथोरिटेटिव और इक्वेशन ऑफ वैल्यूज फॉर द सोसाइटी। इसका मतलब यही होगा कि जो तुम्हारा सोसाइटी में जो तुम्हारा चीज है, मतलब गुड्स जितने भी सामान होते हैं, ठीक है ना, इसको बिल्कुल फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। तो देखो ये क्या पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो पॉलिटिशियन क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, एक तरह से उनको दिया जाता है कि आप सोसाइटी में पैसा को बांटो। जैसे एमएलए क्या करते हैं, एमएलए क्या होता है, उन लोगों को पैसा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए कुछ कीजिए। तो यहाँ पे डेविड स्टेन वही बोला कि जो पॉलिटिक्स है, मतलब सीएम कौन है, ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी क्या करेगी, ऑथोरिटेटिव और इक्वेशंस ऑफ वैल्यूज, जितने भी वैल्यूज है ना, जितने भी वैल्यूज है उसको सोसाइटी में बहुत अच्छे तरीके से बांट देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, वही मेन पॉलिटिक्स है। उसके पास ऑथोरिटेटिव है और इक्वेशन करने का वैल्यू का, मतलब सोसाइटी की, मतलब मैं इसको तो वो इजी वे में बता रही हूँ कि मान लो कि पॉलिटिक्स, तो चलो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। सीएम कौन है, ममता बनर्जी।
तो ममता बनर्जी को बोला कि सोसाइटी में वो क्या करेगी, उसके पास वो ऑथोरिटी है। ममता बनर्जी के हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही ना? हाँ ठीक है, ओके ओके। पॉलिटिक्स इज द ऑथोरिटेटिव और लिक्वेशन ऑफ वैल्यू फॉर द सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि मान लो ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी के पास वो पावर होना चाहिए कि वो क्या करे, जो वैल्यूज है ना, वो वैल्यूज को सोसाइटी में अच्छे से अलोकेट करे। अलोकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, देना, लोगों को सामान देना। मतलब मैं उर्दू बोल देती हूँ, है ना, तुम लोग तो उर्दू समझोगी। मुकर्रर करना, और लोकेशन का मतलब होता है मुकर्रर करना, लोगों को देना। तो ममता बनर्जी के पास ये पावर है कि वो जो भी वैल्यूज मतलब क्या, गुड्स, जो भी सामान है वो सोसाइटी के लिए अलोकेट करे, सोसाइटी को दोए, है ना, उसके पास वो पावर होना चाहिए। यही का नाम पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स इज द ऑथोरिटेटिव, पॉलिटिक्स ऑथोरिटेटिव है। क्या क्या लोकेट करने के लिए, वैल्यू को लोकेट करने के लिए, किसके लिए, सोसाइटी के लिए। मैं इसको तोड़ के बता देती हूँ। पॉलिटिक्स इज द ऑथोरिटेटिव, पॉलिटिक्स जो है वो ऑथोरिटेटिव है, ऑथोरिटी है ना। पॉलिटिक्स जो है एक तरह का ऑथोरिटी है। किस चीज का ऑथोरिटी भाई? वैल्यूज को और लिक्वेशन करने का, वैल्यूज को मुकर्रर करने का, किसके लिए, सोसाइटी के लिए। अब मैं इसको इजी लैंग्वेज में बोल रही हूँ। मान लो कि जो भी सोसाइटी में जो भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसको बांटना चाहिए, बिल्कुल बांटने का पावर। तो ये पावर ममता बनर्जी के पास है, तो वो सोसाइटी को बांटेगी। लेकिन तुम इसको ऐसे करना कि पॉलिटिक्स इज द ऑथोरिटेटिव, पॉलिटिक्स जो है वो ऑथोरिटेटिव है। किस चीज के लिए? उसे किस चीज का ऑथोरिटी दिया गया? वैल्यूज ऑफ ऑलोकेशन, वैल्यू को लिक्वेट करने के लिए, ऑलोकेट करने के लिए, किसके लिए, सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए वैल्यू और लिक्वेट करने का पावर जो है ना, वही पॉलिटिक्स है। सोसाइटी के लिए वैल्यूज को अगर हम और लिक्वेट करेंगे, मतलब मान लो कि तुम्हारा रेल पान, तो रेल पान में क्या क्या चीज जरूरत है लोगों को, है ना, मुझे वो उसको और लिक्वेट करना पड़ेगा, है ना। तो वो हम और लिक्वेट कर रहे हैं, तो वो मेरे पास ऑथोरिटेटिव है। वही वही का मतलब हो गया पॉलिटिक्स। तो ये डाइवर्डिस्टन बोलते हैं पॉलिटिक्स इज द ऑथोरिटेटिव और इक्वेशन ऑफ वैल्यूज फॉर द सोसाइटी। उसके बाद एलन बेल क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स इज द कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन सोसाइटी। बोले सुनो भाई, पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट है और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है सोसाइटी में। हर चीज तो सोसाइटी में, हर चीज तो कॉन्फ्लिक्ट से ही होता है। प्रॉब्लम भी अगर सोल्यूशन होगा ना, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ही होगा। मतलब सोसाइटी में तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, होता ही है। तो पॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई, पॉलिटिक्स कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा है, ठीक ना। और ये सोसाइटी में एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी लाता है। तो अगर तुमको ऐसे याद करना, कीवर्ड याद करो कि ऑल इक्वेशंस के बारे में, ऑथोरिटेटिव ऑल इक्वेशन के बारे में किसने बोला, पॉलिटिक्स का। पूरा याद नहीं हो रहा तो कीवर्ड याद करो। ऑथोरिटेटिव ऑल इक्वेशन किसने बोला है, तो डेविड डिस्टेंस। पॉलिटिक्स को कॉन्फ्लिक्ट किसने बोला, तो एलन बेल ने बोला। अब गांधी जी क्या बोलते हैं, देखो यही बात बोला। देखो अभी हम क्या बोले कि मैकियावेली बोलते हैं कि पॉलिटिक्स को रिलीजियस से अलग करो, ठीक है, पॉलिटिक्स को रिलीजियस से अलग करो। लेकिन गांधी जी जो है ना, महात्मा गांधी, वो बिल्कुल ही अपोजिट बात बोलते हैं। किसके? मैकियावेली से। वो बोलते हैं कि नहीं, अगर हम रिलीजियस को पॉलिटिक्स से अलग कर देंगे ना, डेट ट्रैप हो जाएगा। मैं डेट ट्रैप यहाँ लिखना भूल गई हूँ, लेकिन वो कोटेशन में करा दूंगी तुमको, ठीक है ना। डेट ट्रैप हो जाएगा, नेट में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, डेट ट्रैप हो जाएगा। लेकिन ये पॉलिटिक्स से रिलेटिव इन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स या रिलीजियस, यहाँ लिखा रहे कुछ भी। एक्चुअल में जो डिफिनेशन तुम्हारा ये है, लेकिन रिलीजियस भी लिखा रहेगा तो यही होगा, ठीक है ना। पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स या रिलीजियस इज ए सिन। पॉलिटिक्स में अगर रिलीजियस नहीं रहा ना, तो पॉलिटिक्स गुनाह बन जाएगा, डेट ट्रैप बन जाएगा, डेट ट्रैप, ठीक है ना। डेट ट्रैप बन जाएगा, गुनाह हो जाएगा, गुनाह, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। हेलो। हाँ हाँ हाँ, मैं थोड़ा सा देख रही थी एक चीज, वही, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, याद रखना। ये मैकियावेली की बिल्कुल अपोजिट बोलते हैं। ये बोलते नहीं, रिलीजियस और पॉलिटिक्स और रिलीजियस दोनों साथ होना होगा। अगर पॉलिटिक्स और रिलीजियस साथ नहीं रहा, अगर पॉलिटिक्स और रिलीजियस साथ नहीं रहा, या तो तुम्हारा सीन हो जाएगा पॉलिटिक्स, गुनाह हो जाएगा पॉलिटिक्स, या तो डेट ट्रैप हो जाएगा, अंधेरा। ठीक है, डेट ट्रैप हो जाएगा, सीन हो जाएगा पॉलिटिक्स। इन्होंने बोला पॉलिटिक्स को हम रिलीजियस से अलग ही नहीं कर सकते, अगर अलग कर देंगे ना तो सीन हो जाएगा या डेट ट्रैप। तो इन्होंने बोला कि देखो भाई, जब रिलीजियस रहेगा ना तभी इथिक्स आएगा, जब पॉलिटिक्स में रिलीजियस रहेगा तब लोगों के अंदर एथिक्स आएगा। तो इन्होंने ये बोला कि पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स
पॉलिटिक्स विदाउट एथिक इज ए सिन। अगर पॉलिटिक्स में एथिक्स नहीं रहेगा ना तो सिन हो जाएगा। रुको, जब मैं तुमको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाती हूँ, देखो ये क्या बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स, देखो पॉलिटिक्स, तो इन्होंने बोला अगर पॉलिटिक्स में विदाउट, अगर पॉलिटिक्स में तुम्हारा रिलीजियस नहीं रहा, विदाउट रिलीजियस, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेट ट्रैप या सीन हो जाएगा। ठीक है ना, सीन हो जाएगा या डेट ट्रैप हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब जब पॉलिटिक्स में रिलीजियस आ गया ना, पॉलिटिक्स में अगर रिलीजियस आ जाएगा, इन्होंने बोला कि अगर पॉलिटिक्स में रिलीजियस है, ठीक है, रिलीजियस है, तो पॉलिटिक्स में क्या आ जाएगा, एथिक्स आ जाएगा। तब लोग कोई भी डिसीजन लेंगे ना तो एथिकल, एथिक को यूज करेंगे। ठीक है ना, मोरलिटी आ जाएगा, एथिक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर पॉलिटिक्स में रिलीजियस है तो एथिक्स आ जाएगा, लोग हर चीज को मोरलिटी से देखेंगे। और अगर तुम्हारा पॉलिटिक्स में रिलीजियस नहीं है तो एथिक्स भी नहीं है। तो यहाँ पे वही इन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स इज ए सिन, एक गुनाह है। ठीक है, अच्छा ये कुछ कुछ बुक याद कर लो, जैसे पॉलिटिक्स एरिस्टोटल का बुक है, द प्रिंस मैकेवेली का बुक है, निकोलस मैकाबेली, द ग्रेट इशू ऑफ पॉलिटिक्स, लाइसलाई लिप्सन, लास्ट वाला भी नाम याद करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट वाला नाम ही पूछता है ज्यादातर, एल लिप्सन, मैकेवेली, ऐसे करके याद कर लो। द पॉलिटिकल सिस्टम ईस्टर्न, डेविड ईस्टर्न तो याद ही रहेगा। सिस्टमेटिक पॉलिटिक्स जॉर्ज कैटलिन का बुक है। ठीक है ना, सिस्टमेटिक पॉलिटिक्स किसका है, जॉर्ज कैटलिन का बुक, कैटलिन है। अब आ जाओ, अब यहाँ पे हम लोग और बताएंगे तुम्हारा, अब स्टेट का डिफिनेशन देखो। पहले हम लोग पढ़े तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस का डिफिनेशन, फिर पढ़े पॉलिटिक्स का डिफिनेशन, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेट का डिफिनेशन। ठीक है, स्टेट का डिफिनेशन अब हम लोग समझते हैं। देखो, सबसे पहला पर्सन जिसने वर्ड यूज किया था स्टेट, ठीक ना, जैसे कल हम पढ़ाए थे मैकियावेली क्या बोलते हैं कि एक प्रिंस को, एक प्रिंस का पहला पर्पस होना चाहिए, एक प्रिंस का पहला पर्पस होना चाहिए कि अपने स्टेट को प्रिजर्व करके रखे। ठीक है, अपने स्टेट को प्रिजर्व, तो सबसे पहला ये स्टेट वर्ड किसने यूज किया था, मैकियावेली ने, हु फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द वर्ड स्टेट, मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली। देखो अगर इसमें से कुछ ऐसा कुछ गलत हो जाएगा तो तुम ये मत सोचना कि इसमें कुछ गलत, हम मतलब कभी कभी पता है क्या होता है, पीडीएफ बनाने में तुम्हारा आंसर इधर हो जाए, बाकी सब सही में क्रॉस चेक भी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कभी 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 हो जाता है, पीडीएफ बनाने से पता है क्या होता है, ऊपर नीचे चला जाता है, इसका आंसर इधर आ जाता है, उसका आंसर इधर आता है, लेकिन मेरे माइंड में है तो बाकी सब चीज ठीक है। ठीक है, फिर भी मैं बोल दे रही हूँ, तो ये मत सोचना कि हाँ मैम को नहीं यार तो गलत कर दी, क्योंकि पीडीएफ बना में से कितने बार ऐसा गलती हो चुका है कि मैं जब उन लोगों को करा रही थी ना, मुझे मुझे फिर मैं मुझे याद आता कि नहीं नहीं ये गलत है, इसका इसका होगा, क्योंकि पीडीएफ बनाने में क्या होता है, कुछ वर्ड ऊपर नीचे चला जाता, कभी कभी होता है, ऐसा रेयर होता है। मिस्टेक हो जाता है हाँ, कभी तो तो ये मत कभी समझना कि हाँ नहीं आता, मतलब ऐसा नहीं आता थोड़ा बहुत गलती हो जाता है ना, बाकी हाँ ठीक है, ठीक है। देखो, हु फॉर द आपको फर्स्ट, पढ़ाने की स्ट्रेटजी से ही समझ में आता है कि आपको कितना नॉलेज है। अच्छा थैंक यू नहीं फिर भी जैसे बोल देना अच्छा बात है ना कि अगर कभी गलती हो गया, क्योंकि ना कभी कभी हो जाता है पीडीएफ इधर उधर, हालांकि हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इंसान का, कभी कभी इंसान का माइंड स्टक हो जाता है। तो तुम ना कभी तो वो गलती दिखे सामने, तुमको दिखेगा नहीं गलती, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे ना तब बोलेंगे अल्लाह ये मेरे से कैसे गलती हो गया, हम तो इतना अच्छे से बनाए, फिर भी वैसे मैं पीडीएफ चेक करती हूँ बनाने के बाद, लेकिन ना मैं चेक करूंगी तो मेरे को कभी वो गलती दिखेगा नहीं, मैनर गलती पर दिखेगा नहीं, लेकिन जब मैं पढ़ाती तो मुझे मान में आया कि मैं तो देखी, मैं क्रॉस चेक भी की, मुझे क्यों नहीं पता चला कि यहाँ पीडीएफ ऊपर नीचे हो गया, जब पढ़ाती तब दिखता है। तो इंसान का माइंड कभी कभी स्टक हो जाता है, और मेरा तो कुछ ज्यादा ही हाँ वो दिमाग तो है, मेरा तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है, नोट्स वोट्स बनाने लगा रहता है ना तो और दिमाग खराब हो जाता है। हम सीजीएल का भी क्लास लाते ना इंडियन पॉलिटी का, तो उन लोगों का नोट्स अलग बनाना पड़ता है, तुम्हारा नोट्स अलग बनाना पड़ता है, नेट का नोट्स अलग बनाना पड़ता है, तो मेरा दिमाग हैंग हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए कि सबसे पहला कौन ऐसा पर्सन है हु फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द वर्ड स्टेट, सबसे पहले किसने स्टेट का वर्ड यूज किया है ना, स्टेट वर्ड यूज किया, मैकियावेली। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे आ जाओ, अब गार्नर पढ़ेंगे, देखो गार्नर बिल्कुल फिर उधर भी पढ़े थे है ना, पॉलिटिकल साइंस का डिफिनेशन में। अब यहाँ पे देखो ये क्या बोलते हैं, गार्नर बोलते हैं
गैटल भी बोलते हैं, गैटल भी बोलते हैं, गार्नर भी बोलते हैं, गैटल गार्नर दोनों बोलते हैं। बट ये ना एक एग्जाम का क्वेश्चन है, तो उसमें सिर्फ गार्नर के बारे में ही बोला गया था। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, देखो इन्होंने क्या बोला, गार्नियर ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एक स्टेट जो है ना, एक स्टेट का जो फीचर्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ना, वो 4 फीचर्स होगी। एक स्टेट तभी स्टेट कहलाएगा जब उसमें ये 4 फीचर्स होगी। ठीक है, एक स्टेट तभी स्टेट कहलाएगा जब उसमें 4 फीचर्स होगी। कौन कौन सा? टेरिटोरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। अगर इसमें से एक चीज भी नहीं ना रहा तो वो स्टेट नहीं है। मान लो इंडिया, अगर इंडिया में से अगर इसमें से एक चीज भी नहीं है तो तब इंडिया स्टेट नहीं रहेगी। ठीक है, तो इन्होंने स्टेट का डिफिनेशन क्या बोला, इन्होंने बोला एक स्टेट के लिए, एक स्टेट का फीचर्स क्या है, एक स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उसमें 4 एलिमेंट होंगे, टेरिटोरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, देखो किसका डिफिनेशन है, whose definition of state is mostly expected, किसका डिफिनेशन को एक्सेप्ट किया गया मोस्टली, सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड डिफिनेशन किसका था स्टेट का? गार्नियर। गार्नियर ने ही तो बोला कि स्टेट जो है ना उसकी 4 एलिमेंट होती है। गार्नियर ने ही सबसे पहले बोला कि स्टेट की 4 एलिमेंट होती है, 4 एलिमेंट। ठीक है, गार्नियर ने ही बोला कि स्टेट की 4 एलिमेंट होती है। ठीक है, समझ में आ गया, इसलिए इनका, इनके स्टेट का जो डिफिनेशन है ना उसको मोस्टली एक्सेप्ट किया गया। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन अगर तुमसे ये आए कि कौन सी ऐसी कंट्री है, इन विच कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसे पहली बार स्टेट वर्ड को, स्टेट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था? तो ग्रीस। हर जगह तो ग्रीक सिटी स्टेट से ही आता था, एरिस्टोटल प्लेटो का कॉन्सेप्ट से ही आता। सबसे पहला कौन सा तुम्हारा स्टेट है जिसने स्टेट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया? तो वो है ग्रीस। ये सारा स्टेट का डिफिनेशन है आफरीन। ठीक है, अब हम लोग स्टेट का थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब हम लोग स्टेट का थ्योरी पढ़ेंगे। देखो ये थ्योरी एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी ये एक करके पढ़ना पड़ेगा। फिल्मर के बारे में पढ़ना पड़ेगा अलग, मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ना नहीं पड़ेगा, मार्टिन लूथर के बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिल्मर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, फोर्स थ्योरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो। छोटा मैं लाऊंगी, बड़ा नहीं लाऊंगी। ठीक है, लेकिन ये याद करना, ये चार्ट याद करना तुम्हारे लिए जरूरी है। फिर इवोल्यूशनरी थ्योरी किसने दिया, उसके बाद मार्क्सिस्ट थ्योरी। देखो ऐसे तो तुम्हारा बोला जाता है कि जो ये, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम टॉपिक में भी देखोगे, पहला ही टॉपिक तुम्हारा लिखा हुआ है थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो थ्योरीज है ना उसको 4 ही माना जाता है। डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी, फोर्स थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और इवोल्यूशनरी थ्योरी। लेकिन किसी किसी बुक में तुम्हारा मार्क्सिस्ट थ्योरी को भी ऐड किया गया है। तुमसे ये नहीं पूछेगा कितना तरह का, ये नहीं पूछेगा कि कितना तरह का तुम्हारा स्टेट का थ्योरी है, ये नहीं पूछेगा। तुमसे ये पूछेगा कि डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी से कौन जुड़ा हुआ है, या कि ये किसका डिफिनेशन है, ये किसका डिफिनेशन, ये अलग अलग डिफिनेशन करके मांगेगा। ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। अभी मैं तुमको ये भी पढ़ाऊंगी, जैसे कि यहाँ पे तो तुम्हारा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन अभी मैं तुमको अलग अलग करके पढ़ाऊंगी ना। जैसे हेगेल, हेगेल स्टेट के बारे में क्या बोलता है, ग्रीन स्टेट के बारे में क्या बोलते हैं, ये सबका अलग अलग क्वेश्चन करके ऐसे करके आता है। हॉब्स क्या बोल रहे हैं, लॉक क्या बोल रहे हैं, रूसो, तो ये लोग तो तीनों एक ही चीज बोलेंगे स्टेट के बारे में। ठीक है ना, तो ये कॉमन है। फिर अलग अलग करके स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर टेंशन नहीं लेने का नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ तुमको ऐसे याद करना है कि थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये जो ओरिजिन ऑफ स्टेट का जो थ्योरी है ना उसको तो 4 ही माना जाता है, लेकिन किसी किसी बुक्स में मार्क्सिस्ट थ्योरी को भी रखा गया है। तो हम लोग 5 पढ़ेंगे अभी। देखो सबसे पहली जो थ्योरी आई है ना, डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी। डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी का मतलब क्या होता है, स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड। स्टेट को किसने क्रिएट किया? गॉड ने। जैसे हम लोग क्या मानते हैं, अगर मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू सारे को अगर तो हम लोग ले लेते हैं, वो लोग सब मानते हैं, जो भी धर्म, कि स्टेट को किसने क्रिएट किया, मतलब अगर हम लोग मानेंगे तो गॉड ने। हम लोग क्या बोले? गॉड। तो हम लोग डिवाइन थ्योरी मान रहे हैं। ठीक है, डिवाइन थ्योरी हर धर्म मानता है ये बात। तो ये इस बात पे जो बिलीव करेगा ना कि स्टेट को किसने क्रिएट किया, गॉड ने क्रिएट किया, तो यानी वो डिवाइन थ्योरी है। डिवाइन थ्योरी का मतलब ये होता है गॉड से जुड़ जाना। तो डिवाइन थ्योरी क्या डिफिनेशन देता है, डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी, डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी स्टेट का क्या डिफिनेशन देता है कि स्टेट को क्रिएट किया गया है गॉड के थ्रू। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड, ये किसका डिफिनेशन है? तो डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी का है।
ठीक है। अब डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी में जो दो थिंकर आएंगे उसका नाम पढ़ेंगे। रॉबर्ट फिल्मर, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है ये वाला, रॉबर्ट फिल्मर। मार्टिन लूथर, ठीक है। डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी का डिफिनेशन क्या है? डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड, स्टेट को क्रिएट किया गया है गॉड के थ्रू, ठीक है। इसके जो दो थिंकर है, एक का नाम है रॉबर्ट फिल्मर, दूसरा का नाम है मार्टिन लूथर, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं? देखो, हाँ, जब हम लोग गॉड को मान रहे, डिवाइन का मतलब ही गॉड होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, डिवाइन जैसे एक पहले थोड़ी पढ़ी थी तुम, अगर माइंड में होगा तो मैं इसलिए स्टोरी सुना देती हूँ ना, कि हो सके से तुम रिलेट करके माइंड में तुम्हारा बैठ जाए। कि जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे कि राजा ही तुम्हारा राजा ही है ना, ये है क्या नाम है, किंग जो है ना, किंग है ना, खुदा का मैसेंजर है, मतलब गॉड का मैसेंजर है। तो डिवाइन थ्योरी में उसको बोलते थे। तो वहां पर भी हम लोग क्या करें, गॉड को यूज कर रहे हैं ना। तो जहां पे गॉड यूज होगा ना वो डिवाइन हो जाएगा, ठीक है ना, डिवाइन। तो डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट को जो क्रिएट किया है ना वो गॉड है। तो डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी के दो थिंकर के नाम बताओ, रॉबर्ट फिल्मर और मार्टिन ल्यूथर, ठीक है। उसके बाद रुक जाओ एक सेकंड, थोड़ा सा रुक जाओ, एक सेकंड जो थोड़ा सा, अच्छा छोड़ो, ये छोड़ो। फिर फोर्स थ्योरी आई, ठीक ना। फोर्स थ्योरी क्या बोलती है? स्टेट इज फॉर्म बाय कॉन्क्वेस्ट एंड डोमिनेशन। फोर्स थ्योरी, देखो फोर्स पता ही चला, फोर्स का मतलब क्या? ताकत, बल, बल का यूज करना, फोर्स का यूज करना, पावर का। स्टेट ऐसे नहीं कर क्रिएट हुआ, स्टेट बना कैसे? कॉन्क्वेस्ट का मतलब जैसे एक राजा ने दूसरे राजा से फतह कर लिया, या डोमिनेशन दिखा के ले लिया, ठीक है ना। एक पर्सन दूसरे पर्सन का घर ले लिया डोमिनेशन दिखा के। तो इन्होंने बोला फोर्स थ्योरी कि स्टेट बना है कॉन्क्वेस्ट से एंड डोमिनेशन से, ठीक है ना। स्टेट कैसे बना है? छीन कर, लोगों से लड़ाई कर कर, फतह करके हम लिए हैं, या डोमिनेशन दिखा गई मैं तुम। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि अभी अगर मैं एक कोई गरीब कंट्री ले ली थी, जैसे अभी तुम देखी होगी, जैसे इसराइल कितना फलस्तीन का पार्ट ले चुका है, इसराइल क्या किया है, फलस्तीन का कितना पार्ट ले चुका है। तो वहां पे हम बोल सकेंगे वो फोर्स थ्योरी है। इसराइल ने क्या किया, आधा 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 एरिया लेके फलस्तीन का ऑलमोस्ट एरिया ले चुका है वो, ऑलमोस्ट नहीं तो नहीं, 50-40% तो ले ही चुका है। तो ले चुका है, तो वो जो एरिया होगा ना, तो वो हम क्या बोलेंगे इसके अकॉर्डिंग, फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि वो कॉन्क्वेस्ट एंड डोमिनेशन, वहां पे फोर्स थ्योरी यूज हुआ है। क्योंकि वहां पर क्या, वो स्टेट कैसे बना, वो ताकत के जरिए से बना। चलो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, समझ में नहीं आ रहा तो देखो, मान लो कि कोई कंट्री, अभी मैं फॉर एग्जांपल तुम्हारा, हाँ अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तुम तिब्बत का स्टोरी नहीं जानती, तिब्बत का स्टोरी का था कि तिब्बत जो है ना, तिब्बत तिब्बत तिब्बत, जैसे तुम नेपाली लोग आता है ना जो सूटर बेचने के लिए, तो वो लोग तिब्बत के रहते हैं, ठीक है ना। तो स्टोरी क्या है कि तिब्बत जो है ना, वो चीन का, चाइना का पार्ट नहीं है, और ना इंडिया का पार्ट है, ठीक है ना। तो वो तिब्बत चाहती है कि हम अकेला रहे, मेरा खुद का अपना आइडेंटिटी रहे, तिब्बत कंट्री से लोग जाने, ठीक है। लेकिन चाइना ने क्या किया, अपना पावर दिखा के वहां पे उसको जाके कॉन्केस्ट किया, और वहां डोमिनेशन दिखा के वो स्टेट को अपना स्टेट बना लिया, ठीक है ना। उसको तिब्बत स्टेट नाम दे दिया, और उसको बोला कि आसी ये मेरा स्टेट है। तो वहां पे चाइना ने फोर्स थ्योरी यूज किया, ठीक है ना। और यहाँ जो थिंकर है ना वो ओपन हैमर है और ली कॉक है, ठीक है ना। ओपन हैमर और ली कॉक, एग्जाम्पल समझना। तिब्बत, चाइना ने जो तिब्बत के साथ किया है ना, वो बिल्कुल फोर्स थ्योरी का एग्जाम्पल है। क्योंकि तिब्बत क्या था, तिब्बत एक अलग से स्टेट था, ठीक है ना। जब इंडिपेंडेंट नहीं मिला था, ब्रिटिश का रूल था, तो ब्रिटिश ने चाइना को भी मतलब अपने अंदर कोलोनाइज करके रखा हुआ था। उन्होंने पूरा एशिया में ही कंट्रोल करके रखा था ऑलमोस्ट। तो तिब्बत को उस समय अकेला वो मान लिया था, एक गुरु था दलाई लामा। तो दलाई लामा ने बोला कि तिब्बत इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं है। तो चाइना ने क्या किया, उसको फोर्सफुली वहां पे उसको कॉन्केस्ट करके वहां पे डोमिनेशन दिखा के ले लिया। तब हम क्या बोलेंगे, वो फोर्स थ्योरी है। तब एग्जाम में अगर आएगा कि स्टेट फॉर्म बाय कॉन्क्वेस्ट या डोमिनेशन, मतलब स्टेट बना है डोमिनेशन के थ्रू, पावर के थ्रू, है ना, कॉन्क्वेस्ट के थ्रू, तो ये कौन डिफिनेशन देता है, तो फोर्स थ्योरी डिफिनेशन देता है, ठीक है। अब आ जाओ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आज यहाँ डिफिनेशन पढ़ेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी तो हम लोग को अलग से भी पढ़ना है, ठीक है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मतलब क्या है? स्टेट फॉर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। आ जाओ मैं बताती हूँ, ये बहुत अच्छे से बताऊंगी, तुम लोग ये पढ़ी भी होगी।
देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है ना, ये क्या बोलता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कौन कौन दिया है अगर तुम देखोगी तो? हॉब्स, लॉक एंड रूसो। एक बात याद रख लो, अब एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछता है तो सबसे पहले हॉब्स आया, फिर लॉक आया, फिर रूसो आया, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही तुमको याद करना है, पहले हॉब्स, लॉक, रूसो, और इन्होंने ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया है, ठीक है। इन्होंने ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया, हॉब्स, लॉक, रूसो। फिर उसके बाद भी मॉडर्न एज में भी दिया गया, लेकिन वो हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग को तो अभी यहाँ का पढ़ना, तो ये मैं कंफ्यूज नहीं करेंगे तुम क्यों। तो हॉब्स, लॉक, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या बोलता है कि स्टेट कैसे बना है? स्टेट फॉर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब सुनो कैसे बना। अब मैं तुमको एक यहाँ पे स्टोरी बताऊंगी, हालांकि मैं पढ़ाऊंगी तुमको इंडिविजुअल से पढ़ाऊंगी, अलग अलग से पढ़ाऊंगी, फिल्मर के बारे में पढ़ाऊंगी, सब चीज पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो। लेकिन ना यहाँ पे मैं बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा एक बात, तुम लोग पहले पढ़ी भी होगी, ऐसा नहीं बात है। चलो सबका मैं डिफिनेशन पढ़ती हूँ। देखो जैसे ये क्या बोलते हैं, देखो इन्होंने बोला स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, स्टोरी सुनो माइंड में याद हो जाएगा। स्टेट ऑफ नेचर, देखो समझना, हॉब्स बोलते हैं ना मेरे स्टेट ऑफ नेचर में ना लोग जो रहते हैं ना नास्टी रहते हैं, ब्रूटिस रहते हैं, ठीक है ना। नास्टी, ब्रूटिस, पुअर, देखो पुअर बोल रही हूँ, नास्टी बोल रही हूँ, ब्रूटिस बोल रही हूँ, ये सब लोग रहते हैं। अब मेरा जो स्टेट ऑफ नेचर है ना वहाँ पे लोग खाली लड़ाई झगड़ा करते हैं, खाली वार होता है। एक एक लोग दूसरे को मारा, दूसरे लोग तीसरे को मारा, पूरा वार का सिचुएशन है। अब जब लोग बहुत परेशान हो जाएंगे ना तो लोग वहां से निकलेंगे, स्टेट ऑफ नेचर से निकलेंगे और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बनाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या बनेगा? स्टेट बनेगा। मैं जब पढ़ाऊंगी तो पूरा अच्छे से बताऊंगी कि यहाँ लीगल सॉवरेनिटी बनता है, ये वो सब भी बताऊंगी, ठीक है ना। समझ में आ गया ये वाला स्टोरी कि स्टेट ऑफ नेचर में लड़ाई था, झगड़ा था, एक दूसरे को मारा जा रहा था। हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर में, हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर में ना लोग बहुत ही नास्टी थे, ब्रूटिस थे, पुअर थे, सेल्फ प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ कर रहे थे, मतलब अपना जान बचाने के लिए दूसरों को मार रहे थे। अब औसत सिचुएशन से लोग निकलने के लिए क्या किए? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बनाए, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट बना। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, देखो अब ये क्या बोले कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या बोल रहा है कि स्टेट बना है म्यूचुअल एग्रीमेंट से। तो जब लोग स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकले ना, आपस में लोग म्यूचुअल बैठ के बात करते हैं कि चलो हम लोग बैठ के आपस में बात करते हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बनाते हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक स्टेट बनाते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या बोल रही है कि स्टेट कैसे बना है? म्यूचुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बना। अभी मैं लोग को भी बताऊंगी कि वहां पे लोगों ने कैसे बनाया, ठीक है। वो लोग स्टेट ऑफ नेचर से निकले बाहर कि अब हम लोगों को कोई ऐसा ये चाहिए, एक ऐसा सॉवरिंग चाहिए, एक ऐसा अब्सोल्यूट पावर चाहिए जो हम लोगों को बचाए, जो हम लोगों को है ना कंट्रोल करे, जो हम लोगों को है ना लाइफ को प्रोटेक्शन दे, है ना, हम लोगों को चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने सभी लोगों ने मिलके आपस में एक एग्रीमेंट बनाया, ठीक है ना। उस एग्रीमेंट का नाम इन्होंने सॉवरिंग रखा। सॉवरिंग कौन? सॉवरिंग को स्टेट इन्होंने बोला, ठीक है ना। तो वही को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बोला गया। तो सब लोग ने मिल गए, तो यहाँ पे स्टेट कैसे बन रहा? म्यूचुअल एग्रीमेंट से। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट कैसे बनता है? म्यूचुअल एग्रीमेंट से। चलो आओ उसके बाद में बता रही हूँ। अब उसके बाद आते हैं लॉक। तो लॉक क्या बोलते हैं कि मेरा जो स्टेट ऑफ नेचर है ना, स्टेट ऑफ नेचर, इनके स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग रह रहे थे ना गुडविल थे, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस, सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे, ठीक है ना, बहुत अच्छे खुशी खुशी से रह रहे थे, बहुत अच्छे से रहे थे, मजे मजे से रह रहे थे। लेकिन लेकिन लड़ाई झगड़ा होने लगा। क्यों? स्टेट ऑफ नेचर में कोई तो मतलब बोले तो बहुत अच्छे से रह रहे थे, जिंदगी बहुत अच्छा गुजर रहा था, एक दूसरे का हेल्प कर रहे थे, अच्छे से रह रहे थे, एक दूसरे का रेस्पेक्ट कर रहे थे, है ना। लेकिन अब मान लो कि अगर देखो जहाँ पे सब कोई साथ मिलकर रहता है तो थोड़ा बहुत तो लड़ाई होगा, लेकिन दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गया तो वहां तो कोई थर्ड पर्सन था ही नहीं उन लोगों को लड़ाई सुलझाने के लिए, है ना। जब कोई लड़ाई सुलझाने के लिए था नहीं तो लड़ाई तो बढ़ गया, लड़ाई बढ़ गया तो ये भी यहाँ भी स्टेट ऑफ नेचर का भी सिचुएशन खराब हो गया। जब स्टेट ऑफ नेचर का सिचुएशन खराब हुआ तो लोग वहां से निकलेंगे और निकल कर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बनाएंगे।
सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग सारे लोग, जितने भी लोग स्टेट ऑफ नेचर में थे, वो निकलेंगे स्टेट ऑफ नेचर से। क्या बोलेंगे कि चलो हम लोग मिलकर एक एग्रीमेंट बनाते हैं, और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग स्टेट बनता है। ठीक है, उसी तरह रूसो भी बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह रूसो भी बोलते हैं कि सब लोग आपस में मिलकर स्टेट बनाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद जब मैं पढ़ाऊंगी तो फिर दिखा दूंगी। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। अब इवोल्यूशनरी थ्योरी देखो क्या बोल रहा है। स्टेट हैज बीन क्रिएटेड बाय कंटिन्यूअस इवोल्यूशन इन ह्यूमन सोसाइटी। सोसाइटी में जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है ना, स्टेट वैसे वैसे बना है। मतलब देखो, पहले इंसान कैसा था, पहले इंसान कैसे रहता था, हिंडरिंग गेडरिंग की जिंदगी जी रहा था, है ना। तुम्हारा ये क्या बोला जाता है, जंगल में रहता था। स्टेट बना कैसे, इन्होंने बोला स्टेट हैज क्रिएटेड बाय कंटिन्यूअस इवोल्यूशन इन ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी में इवोल्यूशन हुआ। तुम देखो, आ जाओ, अभी तुम बचपन का बात याद करो, तुम बचपन का बात याद करो। और फिर बचपन में क्या तुम्हारा ऐसे ही था सिचुएशन, क्या आसनसोल ऐसे ही था, आसनसोल डेवलप हुआ कि नहीं, बिल्कुल डेवलप हुआ ना। तुम अभी चल जाओ उधर एडीडी की तरफ चल जाओ, तुमको देखने में कितना बड़ा बड़ा घर दिखने मिलेगा, पहले बचपन में तो तुमको नहीं मिलेगा। तो यहाँ बोला कि हाँ, यही बोला इवोल्यूशन हुआ है। स्टेट कैसे बना है, इवोल्यूशनरी थ्योरी देखो, इवोल्यूशनरी का मतलब भी होता है कंटिन्यूअस डेवलप, है ना। स्टेट कैसे क्रिएट हुआ है, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन सोसाइटी में। आज इंसान ऐसा था, कल इंसान ऐसा। अच्छा, पहले का इंसान देखो, तुम अपना बचपन का याद करो, पहले इंसान क्या, पहले का इंसान को कुछ और मतलब ख्वाहिश हुआ करता था, लेकिन आज का इंसान में कुछ ख्वाहिश बढ़ गया है। तुम जैसे देखी होगी शेफाली जड़ी वाला, वो क्या की, तुम्हारा इंजेक्शन दी तो वो डेट कर गई। तो तुम पहले का जो हीरोनी के बारे में देखोगी, उन लोगों का कुछ और ख्वाहिश हुआ करता था, कि उन लोगों का जैसे पहले तुम देखोगी कि एक्टिंग पे बहुत ज्यादा था फोकस, कि मेरा एक्टिंग ज्यादा अच्छा हो। जैसे तुम अगर इंस्टाग्राम देखती होगी, तुम इंस्टाग्राम पे देखी होगी कि आजकल जो वीडियो बनाती है तो कैसे उड़ती है, थोड़ा सा छोटा छोटा कपड़ा पहन ली, वीडियो बनाई, उड़ गई। और देखो तो उसका मिलियन, जैसे उर्फी जावेद को देख लो कैसे उड़ गई, ये मिलियन, है ना। तो ये कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ, ये कंटिन्यूअस इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन सोसाइटी में। ठीक है, हाँ। अब देखो पहले क्या था, पहले की जितनी भी एक्ट्रेस हुआ करती थी ना, तो वो लोग अपना एक्टिंग पे ध्यान देती थी, है ना। एक्टिंग पे ध्यान देती थी कि मेरा एक्टिंग अच्छा हो। पहले तुम देखो, उतनी खूबसूरत हीरोनी लोग भी नहीं रहती थी ना, अगर उनका एक्टिंग अच्छा रहता, जैसे तुम देखी होगी आस्की वन की हीरोनी, कितनी काली थी, लेकिन फिर भी वो कितनी अच्छी, क्योंकि उसका एक्टिंग बहुत अच्छा था। लेकिन आज का क्या हो गया है, एकदम वो लोग प्लास्टिक सर्जरी करा ले रही है पूरा, और एकदम खूब खूबसूरत बन जा रही है, तो वही को बोला कि ब्यूटी रह गया, बोला फिल्म इंडस्ट्रीज में क्या हो गया। हाँ, हाँ, ब्यूटी हो गया, ब्यूटी के बेस पे ही तुमको फिल्म मिल रहा। तो देखो सोसाइटी कैसे चेंज हुआ। और फिर उसके बाद पहले 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 देखो, जब हम लोग छोटे थे तो बिल्कुल अलग माहौल था, आज का माहौल बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। तो इन्होंने बोला कि स्टेट बिल्कुल इवोल्यूशन, जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी में इवोल्यूशन हुआ है ना, वैसी वैसी स्टेट बना है। ठीक है ना, स्टेट हैज बीन क्रिएटेड बाय द कंटिन्यूअस इवोल्यूशन इन ह्यूमन सोसाइटी। ये जो इवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में किसने बोला, बुर्जुएस ने बोला, बुर्जुएस ने बोला, बुर्जुएस ने बोला कि इवोल्यूशनरी थ्योरी किसने दिया, बुर्जुएस ने। इवोल्यूशनरी थ्योरी बोलता क्या है कि स्टेट कैसे क्रिएट क्रिएट हुआ है, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन। अब सुनो, मुझे याद करने का मैं तरीका बता रही हूँ। डिवाइन थ्योरी गॉड से जुड़ा हुआ है, जहाँ गॉड का डेफिनेशन देखना, वो डिवाइन थ्योरी हो गया। फोर्स का मतलब ताकत, यानी डोमिनेशन का मतलब भी क्या होता है, ताकत। या कॉन्क्वेस्ट का मतलब भी क्या होता है, फतह करना, ताकत के जोर पे ही तुम फतह कर सकती हो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट, है ना, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से जुड़ गया। इवोल्यूशनरी थ्योरी, इवोल्यूशनरी थ्योरी यानी कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, ये तो तुम इससे मैच कर लोगी। और मार्क्सिस्ट थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। स्टेट कैसे बना, स्टेट इज ए प्रोडक्ट ऑफ द क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लास स्ट्रगल। अच्छा, मार्क्सिस्ट थ्योरी तुमको पता होगा, मार्क्सिस्ट थ्योरी आई क्यों थी, उसके बाद में बता रही हूँ। देखो देखो, मार्क्सिस्ट थ्योरी कैसे आई थी, जब कैपिटलिज्म, उन्होंने देखा कैपिटलिज्म के आने की वजह से, कैपिटलिज्म, जब कैपिटलिज्म आई, इंडस्ट्रीज आई, तो क्या हुआ सोसाइटी में, रिच रिच एंड पुअर का गैप आ गया। ये ये मार्क्सिस्ट थ्योरी बोलते हैं कि जब इंडस्ट्रीज आई, जब कैपिटलिज्म आई, तो सोसाइटी में रिच एंड पुअर का गैप स्टार्ट हो गया। ठीक है, जब रिच एंड पुअर का गैप स्टार्ट हुआ ना, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगा।
ठीक है ना। अभी देखो पूरा स्टोरी तो अलग है। स्टोरी क्या है कि जैसे कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म जो है वो वर्कर को एक्सप्लॉइट करती है। मार्क्सिस्ट थ्योरी बोल रही है, मार्क्सिस्ट थ्योरी बोलती है कि जो कैपिटलिज्म है वो वर्कर को एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, ठीक ना। तो कैपिटलिज्म थ्योरी की वजह कर और इंडस्ट्रियलाइज की वजह कर सोसाइटी में रिच एंड पुअर का गैप जो है ना वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। गैप क्या हो गया, बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया, लिखाएगा ही नहीं लग रहा पूरा, ठीक है। इंक्रीज हो गया, रिच एंड पुअर का गैप इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो किसके किसके बीच में, रिच कौन है, रिच कैपिटलिज्म क्लास है, और पुअर कौन है, वर्किंग क्लास है, ठीक है। तो वर्किंग क्लास कैपिटलिज्म क्लास से कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, ठीक है ना। क्लास कॉन्फ्लिक्ट करेंगे या क्लास स्ट्रगल करेंगे, और इसके इसके कंक्लूजन में ही स्टेट प्रोडक्ट होगा। स्टेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लास स्ट्रगल। इन्होंने बोला कि स्टेट जो है ना वो क्लास स्ट्रगल और क्लास कॉन्फ्लिक्ट का ही प्रोडक्ट है। जब ये बोले कि जब कैपिटलिज्म और वर्किंग क्लास जब लड़ाई करेंगे ना, स्ट्रगल करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट करेंगे आपस में, उसके बाद स्टेट बनकर आएगी, उसी से स्टेट प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। स्टेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लास स्ट्रगल। अच्छा मेरे को छोड़ी तो नहीं ना आगे, हाँ नहीं नहीं छोड़ी, ठीक, ठीक है। हाँ देखो, अब मैं तुमको कल क्या पढ़ाऊंगी, रुक जाओ। कल क्या पढ़ाऊंगी मैं दिखा देती हूँ। देखो मुझे रॉबर्ट फिल्मर का थोड़ा पढ़ाना है और हॉब्स लॉक रूसो का पढ़ाना है। अगर टाइम मिला, देखो कार्ल मार्क्स का भी मुझे डायलेक्टिकल मटेरियल ये पढ़ाना है तुमको, वो अलग टॉपिक है लेकिन इसी में मैं कवर करूंगी। हेगल का पढ़ाना है। जेस मिल से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ तुम्हारा, जेस मिल से मेरे अच्छा। को 2 क्वेश्चन आया हुआ जेस मिल से, हाँ। तो वो सब पढ़ाना मुझको, उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। ये